सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ स्मृति आनंद और आज के बुक लॉन्च के कार्यक्रम में मैं हूँ अध्ययन बुक्स के बिहाफ पे आपकी होस्ट। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और आपका समय अच्छा व्यतीत हो रहा होगा। आज हम जिस किताब पर चर्चा करने के लिए उपस्थित और एकत्रित हुए हैं, उस किताब का नाम है परिवर्तित भारत, जरूरत या साजिश। और इस किताब के लेखक और हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर अशोक कुमार यादव जी। इससे पहले कि हम किताब पर चर्चा की ओर अग्रसर हों, मैं आपको लेखक का परिचय देना चाहूंगी। अशोक कुमार यादव जी एक लेखक के तौर पर 2020 में उभर कर सामने आए, जब उन्होंने पहली पुस्तक चीख बिना आवाज लिखी। हालांकि पत्रकार के तौर पर पत्र पत्रिकाओं के लिए लेख हमेशा से लिखते रहे हैं। लेखक मौजूदा समय के स्वर्णिम भारत टीवी प्राइवेट लिमिटेड यानी INF, इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी समाचार कंपनी के संस्थापक हैं। डिजिटल मीडिया की नामी कंपनी ग्लोबल भारत डिजिटल प्राइवेट टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी विशेष संवाददाता के रूप में कार्य कर चुके हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से MA इंग्लिश लिटरेचर, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से टीवी जर्नलिज्म की पढ़ाई की है। अचीवमेंट रिकॉग्नाइज करने वाली एक निजी संस्था ने लेखक को शिक्षा भारती सम्मान से भी नवाजा है। लेखक की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला है। आज की किताब के बारे में अगर कुछ चीजें बोलें तो परिवर्तन के बारे में बहुत सारे दार्शनिक बहुत सारी चीजें कहकर गए हैं और इसके बारे में हर किसी का अलग अलग नजरिया हो सकता है, आपका भी होगा। और लेखक को कुछ चीजों ने जो हमारे देश में आजकल गुजर रही हैं, बीत रही हैं, और क्योंकि वो एक ऐसे पत्रकारिता के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने परिवर्तन को बहुत ही नजदीक से और बहुत ही उसके बहुत सारे रूपों को देखा होगा, विटनेस किया होगा। तो उनको उन कि परिवर्तन के किन पहलुओं ने ये किताब लिखने पर मजबूर किया और इस किताब में किन चीज़ों पर चर्चा की गई है, किन चीज़ों पर और चर्चा हो सकती थी, और इनका अपना नज़रिया क्या है परिवर्तन को लेकर। और उस किताब के नीचे जो एक और लाइन आती है कि ज़रूरत या साजिश, परिवर्तित भारत ज़रूरत या साजिश। तो हम इन बातों पर चर्चा करेंगे आज। तो अब बिना देर किए हम अपने लेखक को बुलाना चाहेंगे, मिस्टर अशोक कुमार यादव जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद स्मृति जी। कैसा लग रहा है आज आपकी किताब का बुक लॉन्च हो रहा है वर्चुअली? नहीं मतलब किसी भी कलाकार को, किसी भी प्रतिभा को अगर कहीं किसी स्टेज पर, किसी सार्वजनिक जगह पे अगर उसको सम्मान मिलता है तो नेचुरल सी बात है, उसको अच्छा लगता है। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि अध्ययन बुक के साथ हमने इस बार अपनी बुक को पब्लिश किया है और ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है एज ए राइटर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे उम्मीद है कि तमाम सारे सवाल आपके जहन में, दर्शकों के जहन में, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी बात को कह पाएंगे और लोगों तक पहुंचा पाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है कि हम आपके लिए प्लेटफॉर्म बने हैं और आपकी किताब के लिए हम जरिया बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जितना बता सकी मैं आपके बारे में दर्शकों को उतना बताया। आप अपने बारे में कुछ बताएं अपनी तरफ से। नहीं, बिल्कुल स्मृति जी, तमाम सारी चीज़ों तो आपने कंक्लूड कर दिया और तमाम सारी बातें हमारे विषय में बता दी है। तो बेसिकली मैं पहले फार्मा इंडस्ट्री में था, तमाम सारे स्टेट्स में मैंने काम किया है। उसके बाद फिर बिजनेस में मैं आया और टेक्नोलॉजी, बारकोड टेक्नोलॉजी में हमने अपनी कंपनी को खड़ा किया। उसके बाद फिर हम पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे पास पैसा है, रुतबा है, लेकिन कहीं न कहीं समाज की एक कनेक्टिविटी है जो हमसे दूर है। तो मुझे लगा कि नहीं, हमारे अंदर वो प्रतिभा है बोलने की और लिखने की, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पत्रकारिता के लिए और मास कम्युनिकेशन के लिए। तो मुझे लगा कि ये भी हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने आप को आजमा सकते हैं और वहाँ पे कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो हमने पत्रकारिता शुरू कर दी और लगा कि फिर भी कुछ कमी है, तो
जागरण इंस्टीट्यूट, जो कि दैनिक जागरण का एक इनिशिएटिव है, वहाँ पे हमने ज्वाइन किया और पत्रकारिता को हमने सीखा है और पिछले कई सालों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। तमाम सारे पत्रिकाओं में लिखने का मौका मिलता है। जब हम समाचारों को लिखते हैं, बड़े पैकेजेज़ या बड़ी स्टोरी करते हैं, वहाँ भी लिखने का मौका मिलता है। लेकिन हमने ये बात को महसूस किया है कि जब हम उनको लिखते हैं तो उनका एक ड्यूरेशन होता है। कोई समाचार 1 दिन चलता है, कोई 5 दिन चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। जी, तो बिल्कुल। मुझे लगा कुछ ऐसे अनुभव पत्रकारिता के तौर पर हमने देखे हैं मैदान में, उनको ऐसे शब्दों में उतारें जो कि सालों-साल तक वो जीवित रहें और सालों-साल तक अगर चीज़ें अगर जीवित हो सकती हैं, तो वो अक्षर में ही जीवित रह सकती हैं। तो फिर मन में आया कि नहीं, किताब क्यों ना लिखी जाए। तो पहली किताब जब कोरोना आया तो कोरोना के दौरान मैंने 2020 में मैंने लिखा और आँखों से मैंने मैदान में देखा। तो तमाम सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को तो मैदान में कुछ देखने को मिलता नहीं था चूँकि लॉकडाउन था। लेकिन पत्रकार के तौर पर पुलिस ने हमको कभी नहीं रोका, तो हम मैदान में वो सारा दर्द और सारी वो जो परिदृश्य थे, वो सारे हमारी आँखों के सामने थे। तो मुझे लगा उनको लिखना चाहिए, तो पहली किताब में मैंने कोरोना के तमाम सारी घटनाओं का मैंने ज़िक्र किया है और उसकी बड़ी प्रशंसा हुई और उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर दूसरी किताब मैंने लिखा, परिवर्तित भारत, ज़रूरत या साजिश, मैंने उसका सब टाइटल दिया और अध्ययन बुक से उसको प्रकाशित करवाया और आज ये लॉन्च इवेंट में हम आपके सामने बैठे हैं। तो तमाम सारे वो परिवर्तन रहे, जिन्होंने हमें के लिए मजबूर किया है। तो नेचुरल सी बात है कि बहुत कुछ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन तमाम परिवर्तन है जो हमारी किताब में है। बहुत-बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से हमें इतने विस्तार पूर्वक समझाने के लिए और अपना परिचय देने के लिए। सही कहा जाता है कि जितना ज़्यादा कोई आपकी इतनी सारी उपलब्धियाँ हैं, उसके बाद भी आपका लहज़ा इतना विनम्र है और आप इतने अच्छे से अपने आप के बारे में बता रहे हैं। आपकी जर्नी बहुत ही प्रेरणादायक है और सबसे एक बात जो मैं कहना चाहूँगी कि यूजुअली ऐसा होता है सामान्यतः कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लालसा होती है कि ये सीखना है, ये करना है, लेकिन हम बस सोच तक ही सीमित रह जाते हैं। पर आपने उससे आगे बढ़ के अपना फ़ील्ड चेंज करके और एक कदम उठाया अपने सपने या अपने अंदर की प्रेरणा जो थी उसकी ओर और उसके बाद फिर अभी आप यहाँ हैं। तो ये बहुत ही प्रेरणास्पद है। सो बहुत ही बधाई आपको इस चीज़ के लिए। और जैसा कि आपने अभी-अभी बताया कि आप शुरुआत में बिज़नेसमैन रहे, फिर पत्रकारिता। तो ऐसा क्या हुआ कि लेखक बनने पर आप लेखक के रास्ते पर बढ़ गए? देखिए, ऐसा है ना ईश्वर सिंह जी, बहुत सारे लोगों के अंदर ये प्रतिभा होती है कि वो पार्टिकुलर अगर बिज़नेसमैन है, बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से वो रन कर लेते हैं। लेकिन हुँ, मुझे शायद वो भगवान ने दिया होगा ऐसा कि अ, मेरे अंदर वो प्रतिभा थी और उस प्रतिभा को निखारने के लिए मैं मैदान में आया और फिर हमने लिखना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि तमाम सारी चीज़ें हैं जो अ, प्रतिध्वनि और अंतर्ध्वनि की जो आवाज़ हम सुनते रहे एज़ ए पत्रकार, और मुझे लगा कि नहीं, तमाम सारे घटनाएँ हैं, तमाम सारे बदलाव हैं और उनको अक्षर में लिखना चाहिए, उनको किताब में संकलित करना चाहिए और उसको संकलित करके अपना नज़रिया, अपनी बात को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो मुझे लगा कि इससे बेहतर और कोई हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं हो सकता। वो स मैंने जैसा कि अभी बोला कि वो सालों तक बात रहे और वो बात बहुतों तक पहुँचे, तो वो कैसे पहुँचे? तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो लेखक के तौर पर ही पहुँच सकती थी। तो मुझे लगा कि भगवान ने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा दिया है, मुझे लेखनी का धनी बनाया है, तो मुझे लिखना चाहिए। जिस चीज़ के लिए हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, उसे क्यों ना किया जाए? तो मैंने सोचा नहीं, अगर मेरे अंदर ये प्रतिभा है तो मुझे इसको निखारना चाहिए, मैदान में लेकर आना चाहिए। तो मैं बस लिखना शुरू कर दिया, कुछ सोचा नहीं, कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी लिखा और लोगों ने प्रशंसा की उसकी और आज हम आपके जी। सामने। काफ़ी सही निर्णय था आपका। जैसा कि ये आपकी पहली ही नहीं दूसरी किताब भी है, आ चुकी है और तो एक जो अगला सवाल मैं आपसे जो पूछने वाली हूँ, वो मुझे बहुत रुचि है उस सवाल का जवाब जानने में, कि ऐसे कौन से परिवर्तन रहे, जिन्होंने आपको ये किताब लिखने पर मजबूर किया? देखिए स्मृति जी, तमाम सारे परिवर्तन, और मुझे लगता है कि हम अगर किसी किताब को अंदर ना पढ़ें, ये मेरा पर्सनल मानना है, हम किसी किताब को अंदर ना पढ़ें तो सिर्फ कवर में लेखक बहुत कुछ लिखने की और कहने की
दिखाने की, जताने की और बताने की कोशिश करता है। तो हम जितनी मेहनत अंदर करते हैं तो बाहर भी कम मेहनत नहीं करते। हम हमारा कोई कवर पेज ही देखेगा तो उस कवर पेज पे हमारी कहानी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। तो हमने अपने कवर पेज पे ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो परिवर्तित भारत ज़रूरत है साजिश के नीचे तमाम सारे वाटर मार्क्स हैं। उसमें 6 प्रोमिनेंट वाटर मार्क हमने जो है कि उसमें लगाए हैं। परिवर्तित अ राजनीति, परिवर्तित धर्म व्याख्या, परिवर्तित न्याय व्यवस्था, परिवर्तित शिक्षा व्यवस्था और परिवर्तित अर्थव्यवस्था। तो ये इसके अलावा भी परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन एक ही किताब में एक समय पे बहुत सारा कुछ लिखा जा सके ऐसा संभव नहीं है। तो बस हमने भी कोशिश की है इसमें इंक्लूड करने की तमाम सारी चीज़ें और तमाम सारे परिवर्तन हमने देखे। हमने राजनीति में हमने परिवर्तन देखे, अर्थव्यवस्था में हमने परिवर्तन देखे, आप भी देखते होंगे। धर्म को लेकर तमाम सारे परिवर्तन सामने आए, जी, बिल्कुल। अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम सारे परिवर्तन आए, न्याय व्यवस्था को लेकर तमाम सारे परिवर्तन आए। अब आप चूँकि आप भी समाचार देखते होंगे तो आपको भी पता होगा कि एक बुलडोज़र व्यवस्था, एक नई तरीके की न्याय व्यवस्था मार्केट में आई। तो ये भी एक परिवर्तित न्याय व्यवस्था का उदाहरण हो सकता है। तो इस तरीके के तमाम सारे परिवर्तन जो कि मुझे मार्केट में नज़र आए, तो उन परिवर्तनों को हमने देखा। जिस तरीके से भारतीय फ़िल्मों में आप फ़िल्में देखती होंगी, भारतीय फ़िल्मों में दृष्टिकोण बदल गया। पहले जी, फ़िल्में होती थी कि वो मनोरंजन के लिए होती थी या कोई मैसेज देने के लिए होती थी समाज को। लेकिन आज फ़िल्में भी राजनीतिक हो गई। एक तरफ अगर शूद्र द राइजिंग जैसी फ़िल्म आ रही है, जय भीम जैसी फ़िल्म आ रही है, तो दूसरी तरफ द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स जैसी फ़िल्में भी आ रही हैं। तो उसमें धड़े बँट चुके हैं। द कश्मीर फाइल्स देखने वाले लोग जय भीम नहीं देख रहे हैं। द जी, बिल्कुल। शूद्र द राइजिंग फ़िल्म नहीं देख रहे हैं और जो इसको देखने वाले फ़िल्म हैं, वो केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जैसी फ़िल्में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन बहुत जगहों पे हुआ है। और हम ये नहीं कहते कि हर जगह पे साजिश हो सकती है, कुछ ज़रूरत भी हो सकती है। हुँ, लेकिन कुछ जगहों पे साजिश भी हो सकती है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। इसीलिए हमने किताब का नाम लिखा है परिवर्तित भारत, ज़रूरत या साजिश। पढ़ने के बाद आप डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि लेखक ही सबसे बड़ा ज्ञाता होता है दुनिया का। हमारे शब्द हो सकते हैं, हमारा अनुभव हो सकता है, पढ़ने के बाद पाठकों का भी अपनी राय हो सकती है, उनका भी अपना अनुभव हो सकता है। तो हमने जो महसूस किया उन परिवर्तनों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की मैंने कोशिश किया है। तमाम सारे इंटरेस्टिंग विषय हमने लिखे हैं, वाक़ई पढ़ने के बाद मुझे नहीं विश्वास होता है, मैंने किताब को पढ़ा कल तो मुझे नहीं विश्वास हुआ कि नहीं मैंने ही लिखा है। तो कई बार मुझे लगता है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो कई बार हमारे अंदर भाव होते हैं, उद्गार होते हैं और वैसे ही हमारे पेन में वो शब्द उभरते चले आते हैं और वही शब्द हमारे सब्जेक्ट बन जाते हैं। सब्जेक्ट बने तो फिर किताब बन गई। बस यही कहानी जी, है बहुत और यही परिवर्तन है, जो महसूस किया और उन परिवर्तनों को लेकर हम अपनी किताब को लेकर मैदान में हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आपने मेरे अगले सवाल का जवाब भी दे दिया, जिसमें मैं आपको आपसे सबटाइटल के बारे में जानना चाह रही थी कि सबटाइटल किस ओर संकेत कर रही है? सो नहीं, नहीं बिल्कुल ये इसमें आप नहीं, नहीं बिल्कुल मैं उसका भी मैं जवाब दूँगा कि वो ज़रूरत या साजिश क्यों? यही मन में सवाल आता है। देखिए यही तो जी, सस्पेंस सामने आप जब केवल परिवर्तित भारत देखेंगे तो आपको शायद ये लगेगा कि कहीं इसमें एक पक्षीय बात तो नहीं लिखी गई। लेकिन जब नीचे किसी की नज़र जाती है ज़रूरत या साजिश तो उनको लगता है कि नहीं इसमें कुछ बड़ा स्पेशल है। शायद इसमें आलोचना भी होगी, इसमें भर्त्सना भी होगी, इसमें प्रशंसा भी होगी। हुँ, तो हमने इसमें प्रशंसा करने वाली बात पे हमने प्रशंसा भी की है, भर्त्सना करने वाली बात पे भर्त्सना भी की है और आलोचना की ज़रूरत है, तो हमने आलोचना लिखते वक़्त भी हमने कोई गुरेज़ नहीं किया और मेरी कलम रुकी भी नहीं। तो हमने उस चीज़ पे भी मैंने किया। लोग सवाल उठाते हैं, देखिए इस मंच पे ऐसी बातें फ़िलहाल नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको मैं बता देता हूँ कि जिस तरीके से धर्म को लेकर बातें की गई और जो पिछले कुछ सालों में ऐसी हो रही हैं। हुँ, मेरे भी मन में आया कि सीताराम वाला देश जय श्री राम वाला कैसे बन गया? मेरे मन में आया कि ये बदलाव हुआ, ये परिवर्तन हुआ, हुँ, हुँ। लेकिन कहीं कोई राजनीतिक साजिश है क्या इसमें? तो हमने इस पर भी
बहुत आलोचनात्मक ढंग से मैंने लिखा और काफी तथ्यात्मक बातें मैंने लिखी। मन में आई ये बात, जी अयोध्या के राम पर प्रयोग और उन पर उपयोग किया गया, ये भी मन में सवाल आया। कुछ लोग इससे इनकार भी कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारी आस्था का विषय है, लेकिन मैं दावे के साथ लेखक के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि नहीं, वहां प्रयोग भी हुआ है और उपयोग भी हुआ है। तो हमने इस बात को भी मैंने उतारा है। सबसे बड़ी बात हो रही है, जो चर्चा हो रही है, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ तो क्या होगा, हमने उस विषय में भी मैंने लिखा है और बहुत तगड़े से लिखा है। कॉर्पोरेट जगत, आप भी जान रहे हैं कि कॉर्पोरेट जगत एक बहुत बड़ा वट वृक्ष की तरह हमारे देश में हो गया है। ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट पहले नहीं था, कॉर्पोरेट तब भी था, कॉर्पोरेट आज भी है। हम 7वीं अर्थव्यवस्था से अगर 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच गए और देश में 82 से 83 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज अगर सरकार दे रही है, तो आपको नहीं लगता है कि ये दो दुविधाएं वाली बात है, दो तरफा बात है कि एक तरफ हम 7वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए और दूसरी तरफ हमारे ही देश में 82 से 83 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि सरकार का फ्री का अनाज खा रहे हैं। तो ये आंकड़े जो हैं उनमें हमें लगता है कि सवाल जरूर उठाने चाहिए। मैंने भी इन बातों को मैंने गहनता से मैंने उठाया है कि ये जो अर्थव्यवस्था वाले आंकड़े हैं ये सिर्फ कॉर्पोरेट के हो सकते हैं और कॉर्पोरेट को इतना बड़ा नहीं बनने देना चाहिए जितना बड़ा कॉर्पोरेट के लिए माहौल बने। फिर गरीबों के लिए जगह कहाँ है? हम ट्रेन को भी कॉर्पोरेट को दे देंगे, एयरप्लेन को भी हम कॉर्पोरेट में दे देंगे, छोटी छोटी कंपनियों को भी हम कॉर्पोरेट को दे देंगे, तो गरीब कहाँ जाएगा इस देश का? और गरीब तो है ना, ये तो सरकार भी साबित कर रही है कि 83 करोड़ लोगों को अगर वो फ्री में अनाज दे रहे हैं तो गरीब तो एग्जिस्ट कर रहा है और बहुत ज्यादा है हमारे देश। सामंतवाद और पूंजीवादी व्यवस्था पर हमने गहन चिंतन किया है। हालांकि ये बड़ा विषय है और इस बड़े विषय पर हमने इस किताब में कुछ ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हमारा देश पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है और ये बड़ा परिवर्तन है, जिस परिवर्तन की तरफ मैंने इंगित किया है इस किताब में। और ये सोचने का विषय है कि अगर हमारा देश पूंजीवाद की तरफ अगर बढ़ रहा है तो सामंतवाद की तरफ भी बढ़ेगा, तो फिर हम संविधान की बात कब करेंगे? हमने इस बिल्कुल। बात को कि स्मृति जी लिखा है, शिक्षा पर भी हमने लिखा है। शिक्षा में जिस तरीके से बदलाव है, शिक्षा में जिस तरीके से असमानता है, एक तरफ वो लोग भी हैं जिनके बच्चे बड़े इंस्टीट्यूट को टच नहीं कर पा रहे महंगी शिक्षा की वजह से, और एक तबका वो भी है जो कि आसानी से वहां पढ़ भी ले रहा है। लेकिन फिर भी नई शिक्षा नीति भी है, नई शिक्षा की नीति के होते हुए भी हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि हम एक भारत बना। तो जी बिल्कुल। हमने इस पर भी लिखा है। शिक्षा में धार्मिक कट्टरता पर हमने लिखा है, और धार्मिक कट्टरता पर हमें लिखने की मजबूरी इसलिए हो गई कि कर्नाटक में जो सिलेबस है, वहां कर्नाटक के सिलेबस में वीर सावरकर को पढ़ाया गया कि वो बहुत महान व्यक्ति थे और जेल में बंद थे, तो एक चिड़िया के पंख में, चिड़िया के ऊपर बैठकर निकलते थे बाहर भ्रमण करते, और इसको हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये शिक्षा का हमारा बदलाव है क्या? आज आप किसी एक की सरकार है, वो आप अपने हीरो को पढ़ाएंगे वीर सावरकर को, कल मायावती जी आएंगी वो काशीराम को पढ़ाएंगी, अखिलेश यादव जी आएंगे तो वो राम मनोहर लोहिया को पढ़ाएंगे। तो ये हमारे यहाँ जो राजनीतिक जो उदंडता है, जो शिक्षा में जो दिखाई देने लगी है, ये नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस किताब को पढ़ने के बाद हजारों लोगों की आंखें खुलेंगे कि नहीं यार, कैसा भी हो रहा है इस देश। बुलडोजर व्यवस्था की तमाम सारे लोग प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन पत्रकार के तौर पर मैंने भी बहुत कुछ मैंने देखा। क्योंकि आप परिवर्तन की बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि परिवर्तन की बात इसकी नहीं छोड़ा जा सकता। कितने लोगों के ऊपर बुलडोजर बिना आदेश के चला? क्या हमारे यहाँ ये जो अल्टरनेट एक व्यवस्था हुई है, एक परिवर्तन हुआ है न्याय व्यवस्था में, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि इससे बहुत कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए।
आज आप सत्ता में है, बुलडोजर चलाएंगे, कल कोई दूसरे दिन कोई और सत्ता में होगा तो वो भी संविधान को ताक में रख के कोई नई व्यवस्था को आजमाएगा ना, तो फिर हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ये घातक होगा। जी बिल्कुल। तो इस बात को भी किया है। फिल्मों का मैंने बता दिया आपको कि फिल्में ऐसी हो, और दो धड़ों में बॉलीवुड भी बट गया है। एक वो जय श्री राम वाला हो गया और दूसरा दूसरा वाला हो गया। तो मुझे लगता है कि जो मनोरंजन की व्यवस्थाएं थी वो भी अब राजनीतिक हो चली है। इस तरीके के तमाम सारे परिवर्तन हैं, और उन परिवर्तनों का जिक्र हमने स्मृति जी इसमें हमने किया है। और मुझे लगता है कि दर्शक परिवर्तित भारत जरूरत या साजिश तक को मंगाकर जब पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं, इसमें हमने बहुत मेहनत की है और बहुत सारी चीजें हैं जो की हैं, और उनको मैंने इसमें लिखा है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से इतने बढ़िया तरीके से रोशनी डालने के लिए जिन जिन विषयों पे आपने चर्चा की है। मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें नई थी, बहुत सारे नजरिए नए थे, क्योंकि आपने बहुत नजदीक से देखा है इन चीजों को। तो और बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो भी ये बदलाव है या जो आपने राजनीतिक उदंडता की बात की, तो इन सब का काट मुझे लगता है कि हमारा एक जनता के तौर पे या भारतीय नागरिक के तौर पे हमारा विवेक से काम लेना और हमारा सजग रहना। और जितना ज्यादा हम क्या करते हैं, एक पहलू चुनते हैं, एक हिस्सा चुनते हैं कि हम इस तरफ हैं, और दूसरे हिस्से को पूरे तरीके से नकार देते हैं। वहां पे ही शायद अज्ञान की शुरुआत होती है, और वहां पे ही निष्पक्ष होना हम बंद कर देते हैं या सही होना हम बंद कर देते हैं, क्योंकि हम एक पक्ष की अच्छाइयां एक तरफ अगर चुन के चल रहे हैं तो उसकी बुराइयों को हम पूरे तरीके से एकदम ऐसे कर दे रहे हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो दिक्कत वहां आ रही है कि हम भेड़ चाल में विश्वास करने लग रहे हैं, क्योंकि इन चीजों को शह तभी मिलती है जब आप इन चीजों को बहुत मजबूती मिलती है। जितनी भी राजनीतिक कुरीतियां हैं या जो बदलाव गलत दिशा में हमें ले जा रहे हैं, उन सारी चीजों को शह तब मिलती है जब हम उनको देते हैं मजबूती, और हम झूठ को ही सच मान के चल लेते हैं जब कोई भी प्रोपेगेंडा होता है या कुछ भी होता है, चाहे वो किसी भी पक्ष किसी भी नेता की बात हो, चाहे वो फिलहाल रूल में है या कभी और रूलिंग होंगे कोई और। तो राजनीति हमेशा चलती रहनी है और हर कोई अपना ही राजनीतिक विचार लेकर के आता है। लेकिन बात यह है कि जब जनता खुद सजग रहती है और खुद जागरूक होकर के चीजों हर पहलू को की जांच करती है, तब जाकर के वो एक अग्रसर होती है विकास की ओर खुद। और हमारे लिए हमारा इतिहास जानना या विश्व का इतिहास जानना, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या धार्मिक तौर पर हो, बहुत जरूरी हो जाता है इस मामले में भी, ताकि हम ये जान पाए कि क्या रिपीट नहीं करना है किसी और की गलती में, या अपनी ही कौन सी गलतियों को रिपीट नहीं करना है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी बातें बोलने के लिए, और इस किताब के लिए भी मैं अभी भी सोच पा रही हूँ कि काफी पढ़ने वालों को बहुत मदद होगी, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी और समझने को मिलेगी, एक नया नजरिया खुलेगा पढ़ने के बाद। तो अब मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने इतने सारे विषयों पर चर्चा की, इसमें से लेकिन कुछ विषय हैं जिन पे कि अभी जितना आपने लिखा है उससे और ज्यादा प्रकाश डाला जा सकता था और ज्यादा लिखा जा सकता था, तो उसको आपने संक्षेप में समेट दिया है, थोड़ा संक्षिप्त रखा है आपने, तो इसकी वजह जानना चाहूंगी मैं। देखिए, ऐसा है स्मृति जी, कई चीजें हो सकती हैं कि एक तो हमारे पास समय नहीं था, और दूसरा मुझे सबसे बड़ा जो टारगेट ये था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हमें इस किताब को मार्केट में ला देना है। हमारे पास समय नहीं था, चूंकि कई बातें हमने, चूंकि राजनीति पर हमने तमाम सारी बातें इसमें इंक्लूड किया है। अयोध्या और राम मंदिर की बातें हमने इसमें तमाम सारी हमने इंक्लूड किया है, और मुझे लगता है कि वो चुनाव के पहले की बातें हैं। अगर चुनाव के पहले अगर हमने इनको मार्केट में कर दिया तो मुझे लगता है कि चूंकि चीजें बदलती हैं, समय परिस्थिति और हम्म। भाव के हिसाब से चीजें बदलती हैं, तो हमारी लेखनी भी बदलेगी, हमारे विषय भी बदलेंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, इनको जल्दी से जल्दी इंक्लूड कर दिया जाए। और दूसरा जो कारण ये था कि कई चीजों को हम महसूस करते हैं, कई चीजों पे हमें लगता है कि हमारे जहन में सवाल है और बहुतों के जहन में सवाल है, लेकिन साक्ष्य नहीं है।
और अगर साक्ष्य नहीं है तो फिर उन बातों को आप मैदान में उस तरीके से, उस प्रखरता के साथ आप नहीं रख सकते। तो जी, मुझे भी उन बिल्कुल। चीज़ों पे मुझे लगा कि नहीं, अब नहीं हो सकता, इस पे नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने एक विषय लिखा, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ तो क्या होगा? ज़हन में आपके भी होगा, ज़हन में हमारे भी है और बहुते हज़ारों लोगों के मन में है कि जिस तरीके से अभी बात धर्म की हो रही है और शायद इस विषय को इस चुनाव के बाद और प्रमुखता से उतारा जाएगा मैदान में। लेकिन हुँ, आज जो हम अभी देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, शायद उस वैसी ही बातें निकल के आ सकती हैं सामने, या उससे इतर भी हो सकती हैं, भिन्न भी हो सकती हैं। तो इसलिए मजबूरी थी कि नहीं, इस बात को इतने में ही खत्म किया जाए, इस पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जा सकता। क्योंकि हम अपने सोच के हिसाब से जब बात को हम लैंड करेंगे, तो शायद उसमें बहुत अंतर भी हो सकता है आने वाले कुछ समय में, तो फिर इस किताब पर बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा कि नहीं, वो बात सच भी हो सकती है, वो झूठ भी हो सकती है, उससे उसमें अंतर बहुत हो सकता है। तो ये भी हमारे सामने मजबूरी बिल्कुल। थी, इस पे हमने ज़्यादा कुछ हमने नहीं लिखा। दूसरा विषय हमारा था, कॉर्पोरेट के हाथों की कठपुतली बनता देश। कॉर्पोरेट के हाथों की कठपुतली हमारा देश बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, चाहे वो एयरपोर्ट को लेकर हो, रेलवे स्टेशन को लेकर हो, तमाम सारे इंस्टीट्यूट को लेकर हो, जो कि प्राइवेट हाथों में वो दिए गए हैं। लेकिन हुँ, जिन परिवर्तनों को हम महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा, शायद कुछ दूसरा हो, या वैसा भी हूबहू होगा, तो हमारे पास कोई अभी साक्ष्य नहीं है। हम कोई भगवान नहीं है, या हम कोई बड़े ज्योतिषी नहीं है कि हम बता दें। तो इसलिए वहाँ पे हमने अपनी कलम को थोड़ा-सा रोका कि नहीं, इस पे उतना ही लिखो जितना फ़िलहाल दिख रहा है। वो नहीं लिखो जो कि कल होगा। तो उस पर हमने थोड़ा-सा, इस विषय पर भी हमने अपनी कलम को रोका। ये हमारा दूसरा विषय था जिसमें ज़्यादा लिखा जा सकता था, लेकिन फ़िलहाल मैंने अपनी समझ के हिसाब से उसमें ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं की, या यूँ कहें कि हिम्मत नहीं की। निजीकरण, समस्या या समाधान, ये भी एक विषय है। और आज चूँकि तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं, मैंने बताया आपको, ज़रूरत या साजिश, और इस विषय पे मैंने तमाम सारे लोगों से मैंने बात की मैदान में, चूँकि मैं पत्रकार हूँ, तो लोगों से बात होती रहती है। लोग कहते हैं कि नहीं, निजीकरण जितना समाधान नहीं है, उतना वो समस्या है। मैंने कहा, कैसे हो सकता है ये समस्या? बोले नहीं, इनडायरेक्टली रूप से सरकार इसमें आरक्षण को खत्म कर रही है, आप समझ रहे हैं? इसलिए इसको निजीकरण किया जा रहा है और ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। तो ये किसी के लिए समाधान, सरकार के लिए हो सकता है कि समाधान हो, लेकिन मैदान में रहने वाली जनता के लिए, एक बड़े धड़े के लिए एक ये समस्या भी है, और वो ऐसा मानते हैं कि ये साजिश भी है। क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं और उन्होंने कहा, तो हमने उसको अपने शब्दों में पिरोकर इस किताब में हमने उतारने की कोशिश की है, और लेकिन उतना ही उतारा है जितना लोगों ने कहने की कोशिश की है। आगे क्या होगा, ये तो मुझे भी नहीं। तो कई स्मृति जी, तमाम सारे ऐसे विषय रह रहे हैं हमारे इसमें। जैसा कि हमने 3 विषयों का हमने ज़िक्र किया है, कि इन विषयों पे और ज़्यादा लिखा जा सकता था, लेकिन इन विषयों में ज़्यादा कुछ हमने लिखने में दिलचस्पी नहीं ली आगे, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य नहीं थे, हमारे पास समय नहीं, और थोड़ा-सा उनको साबित होने के लिए हमें इंतज़ार भी करना था। शायद हम और 6 महीने बाद इस पुस्तक को लिखते, तो शायद प्रखरता के साथ इन विषयों में हम कुछ ज़्यादा लिख सकते थे, क्योंकि वो बदलाव अगले 6 महीने में भी तमाम सारे दिखेंगे, अ, और सबको दिखेंगे, हमें भी दिखेंगे, तो हम लिख सकते थे। लेकिन फिलहाल चूँकि हमें मजबूरी थी कि इस किताब को अभी हमें मार्केट में उतारना है, तो उन विषयों पे हमने ज़्यादा कुछ लिखने की हिमाकत नहीं की, और उनको एज़ इट इज़ ही मैंने कम शब्दों में ही हमने छोड़ दिया है। लोगों पर हमने छोड़ दिया है कि वो पढ़ेंगे, उसके आगे उनके ज़हन में जो आएगा तो वो कहेंगे। हो सकता है प्रतिक्रिया के तौर पर वो फ़ोन उठाएँ, फ़ोन नंबर हमारा किताब पर लिखा हुआ है, तो किसी का मन होगा तो वो हमें प्रतिक्रिया भी देगा, हमें उससे एक आइडिया भी मिलेगा, तो हो सकता है अगली किताब में हम इस चीज़ों को और आगे लिखेंगे, प्रमुखता से लिखेंगे। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं चाहूँगी कि आप उन विषयों पर आगे अगली किताब में प्रकाश डालें और अच्छे से और बेहतर तथ्यपूर्ण तरीके से, जब आप सारी रिसर्च हो जाए तब।
अब मैं जैसे कि आपने समय की बात की कि समय की कमी थी, क्योंकि लेखन में समय का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप बिज़नेस और पत्रकारिता के साथ-साथ लेखन के लिए समय कैसे निकाल लेते थे? अब देखिए या स्मृति जी अभी हो भी? तो जी, देखिए होता क्या है, जहाँ चाह वहाँ राह। तो बिल्कुल। अब जब मैंने अपना सपना बना लिया कि नहीं, हमारे लिए ये किताब लिखना बहुत प्रमुख काम रहा है, तो पढ़ाई भी साथ के साथ बिज़नेस को भी और पत्रकारिता को भी इंक्लूड करके उनके बीच में हमने 2 घंटे का समय मैंने मैनेज किया किसी तरीके से। और रोज़ हुँ, मेरी आदत रही कि मैं लाइब्रेरी जाता था और लाइब्रेरी में बैठ के मैंने इस किताब को लिखा। तकरीबन 2 ढाई महीने मुझे लगे इस किताब को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। मार्केट से अनुभव बहुत कुछ था, लेकिन अनुभव को जब हम लिखना शुरू करते हैं तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध में हमें लिखना होता है। तब हम जी, जाके बिल्कुल। अपने नज़रिए को बहुत बेहतरीन तरीके से पहुँचा सकते हैं। उसको सीक्वेंस में करना, कौन-सी बात को कहाँ लिखना है, कब लिखना है, किन शब्दों में लिखना है, इन चीज़ों में काफ़ी समय हमारा खर्च हुआ। लेकिन फिर भी हर चीज़ से हमने समय निकाला इतने व्यस्ततम समय से। कुछ चीज़ों को देखिए खोया भी है, तो कुछ पाया भी है। किसी काम को छोड़ा होगा तो हमने दूसरे काम को किया है। लेकिन बस ये है कि मन में था कि नहीं, ये हमारा सपना है हमारे जीवन का और हमारे जीवन के कार्यक्रम में ये ऐड होगा कि हमने भी कुछ ऐसा कुछ ख़ास किया है। तो बस उसके लिए हमने समय निकाल ही लिया और हम अपनी पसंदीदा चीज़ के लिए, पसंदीदा व्यक्ति के लिए, पसंदीदा काम के लिए कितना भी व्यस्त हो, हम समय निकाल ही लेते हैं। जी, तो बिल्कुल। हमने इसके लिए भी समय निकाल ही लिया। जी, तो अब मैं जो पूछना चाहूँगी, हमारा जो अगला सवाल है, ये आपका ये जवाब बहुत सारे दर्शकों के लिए भी प्रेरणास्पद हो सकता है कि अगर कोई चीज़ उनको अ, कुछ करने से रोक रही है, कोई बाधा है, समय की कमी है या फिर कोई भी बाधा है, तो अगर वो ठान लें तो वो कर सकते हैं। क्योंकि बस एक बार तय करने की देरी होती है कि हमें करना है। उसके बाद फिर छोटे-छोटे कदम और हम कब पहुँच जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो अगला जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी हाल ही में राम मंदिर के बारे में काफ़ी वो रही, चर्चा रही और राम जी को लेकर के भी काफ़ी चर्चा रही है, आपकी किताब में भी है। तो इस बारे में आपके ज़हन में लिखते वक़्त क्या चल रहा था? देखिए मेरे स्मृति जी, मेरे ज़हन में ये चल रहा था कि राम सबके हैं, लेकिन इस तरीके से राम को प्रसारित किया गया, मुझे लगता है कि राम पर आज से नहीं बहुत पहले से आघात। मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ कि जिन्होंने राम मंदिर को तोड़ा होगा, जिन लोगों ने राम पर आघात किए होंगे, जिन लोगों ने ऐसा किया होगा, मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, कतई वो प्रशंसनीय नहीं है। लेकिन इस संवैधानिक देश में जिस तरीके से व्यवहार किया गया राम को साथ में लेकर, मुझे लगता है कि मेरे ज़हन में तो बहुत कुछ, और मेरे ज़हन में था, जो कि मैंने अभी आपको मैंने बताया, सबसे पहली बात बताई कि सीताराम वाला देश जय श्री राम वाला कैसे बन गया। जी, हम किसी बिल्कुल। से लहजे से मिलते थे तो हमेशा यही बोलते थे, गाँव में, आप शहर में हैं, गाँव में यही बोला जाता था, लोग राम, राम बोलते थे, जय राम बोलते थे या सीताराम बोलते थे। लेकिन अचानक से हमारे देश में ऐसा क्या हो गया कि सब ज़्यादातर लोग वो जय श्री राम वाले हो गए। और आज किसी को हम जय श्री राम बोलते हुए देखते हैं तो राजनीति के जब चश्मे से देखते हैं तो वो किसी एक पार्टी का नज़र आता है। राम तो सबके हैं, तो जब राम सबके हैं तो फिर वो अलग किसी भी पार्टी का क्यों नज़र नहीं आता? वो किसी एक का ही क्यों नज़र आने लगता है? मुझे लगता है कि मेरे ज़हन में ये भी था कि राम की मार्केटिंग कर दी गई। वो जो जय श्री राम का जो एक युद्ध घोष की तरीके से उस नारे को पेश किया गया, उसमें आक्रामकता है। हनुमान जी को भी हमने इस चीज़ का भी ज़िक्र किया है इसमें। हनुमान जी की ज़्यादातर फ़ोटो, अगर आप धार्मिक होंगे तो आपने देखा होगा कि श्री राम के चरणों में बैठे हुए हनुमान जी की जो है कि तस्वीर ज़्यादातर आपने देखी होगी।
जी। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से जय श्री राम मार्केट में आए, मैं इस बात को जिम्मेदारी से बोलता हूं कि जब से जय श्री राम होने लगा है, सीताराम को छोड़ के जय राम को छोड़कर जब से जय श्री राम का उद्घोष होने लगा है, तब से हनुमान जी भी बदल गए हैं। हनुमान जी की एक अ, विशाल और गुस्से वाली फोटो आप गाड़ियों के शीशों में लगी हुई देख सकते हैं आप, जिसमें क्रोध दिखता है, आक्रामकता दिखती है। जी, तो बिल्कुल। मेरे नजरिए से ये बात थी कि नहीं, ये आक्रामकता ठीक नहीं है, ये युद्ध घोष ठीक नहीं है। राम युद्ध घोष नहीं है, किसी युद्ध के उद्घोष के तरीके से नहीं हो सकते। राम सबके हैं, राम सौम्य थे, राम सरल थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम वाले लोग अगर मर्यादा को खो देंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आप राम को मान रहे हैं या राम राज्य लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। मेरे मन में ये बात थी, अयोध्या के राम पर प्रयोग और उनका उपयोग, मैं ऐसा मानता हूं, ये भी मैंने लिखा है, बहुत बेहतर तरीके से लिखा है। राम के नाम पर एक राजनीतिक पार्टी ने 1990 के करीब उन्होंने रथ यात्रा निकाली और बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। उसके बाद उस राजनीतिक पार्टी को बहुत फायदा मिला 1993 के चुनाव में, और जब उनको फायदा मिला तो उनको लगने लगा कि नहीं, ये प्रयोग हमारा सफल है। और जब ये प्रयोग सफल होने लगा तो फिर उनका उपयोग भी होने लगा। राजनीतिक पार्टियां या पार्टी कह लीजिए आप, इसी चुनाव में मैंने देखा, चूंकि मैं तो पत्रकार हूं तो मैं देखता रहता हूं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप राजनीति में आप ऐसे राम क्यों घुसा रहे हैं भाई? अब जब किसी एक पार्टी के साथ, किसी एक राजनीतिक दल के साथ अगर राम को जोड़ा जाएगा, जी। तो राम तो किसी एक के ही हो जाएंगे ना, फिर राम सबके नहीं रहेंगे। फिर सवाल तो उठेंगे ना कि अयोध्या के राम पर प्रयोग और उन पर उपयोग। तो हमारे जहन में ये सारी बातें थी कि जिस तरीके से ये राम को लेकर जो ये बदलाव हुए हैं, ये बदलाव हमारे राम के लिए कतई शोभा नहीं देते हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी राजनीति के लिए जब हम भगवान को या हिंदुत्व को जब हम जोड़ते हैं, तो वो आघात तो पहुंचेगा ही। यूपी में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में हम फिर भगवा लहराएंगे या ऐसे तरीके के नारे, हम कोई विरोधी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आप राम और धर्म और जब इस तरीके की चीजों को आप पुट करते हैं, तो मेरे जहन में था कि इस पे बहुत तगड़ा हमको लिखना चाहिए था, और मैंने उस बात को प्रमुखता से मैंने लिखा है। बहुतों को इसमें असहमति भी हो सकती है और होगी भी, जाहिर तौर पर बात, लेकिन फिर भी हमारी कलम रुकी नहीं और हम लिखते रहे। और मैंने उस पर बहुत कुछ हमने लिखा है। अब तो राम मंदिर भी बन गया है, और बनने के बाद फिर से राजनीति हो रही है, कोई विपक्ष में बैठा है तो कोई पक्ष में बैठा है, बीच में पिस रहे हैं श्री राम। वो किसी के हो गए और किसी के होकर भी नहीं हो पा रहे। बहुत तो राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, बड़े बड़े नेता, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कहीं हम सामने वाले की बात पर मोहर न लगा दें कि नहीं उनका निर्णय सही था, ये उनका निर्णय सही है। तो मैंने वही बोला ना कि राम किसी के होकर भी नहीं हो पा रहे, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं था। तभी मैंने इस बात को मैंने लिखा। इसमें चिंता है, आलोचना भी है, इसमें दर्द भी है, इसमें प्रेम भी है। जी, जी। बिल्कुल। जैसा कि बहुत सारी चीजें आपने जो कही हैं, बहुत सारे लोग सहमत नहीं हो सकते हैं, पर मैं आपकी लगभग सारी बातों से सहमत हूँ जो अभी आपने कही है। और मैं पर्सनली जब मैं खुद वो चीजें देख रही थी, जैसे कि श्री राम की एक छवि एक छोटे छोटे झंडों पे
लहराती हुई, और फिर वो जिस तरीके से उसको एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर श्री राम को लाने वाला कोई भी नहीं होता, वो हमेशा थे, हमेशा हैं। उनकी उनकी जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो उनको जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो उनकी जो सीख है उन्होंने जो अपने जीवन के ज़रिए दी है, तो वो है हमेशा, और उसके ज़रिए वो हैं हम में। और क्योंकि अगर हम देखें तो हम उनके वंशज हैं, उस ज़रिए से, उस तरीके से भी हम हैं। और तो हम हैं, और अगर हम अपने अंदर उनकी अच्छाइयों को जीवित रखते हैं, तो उस तरीके से भी हम श्री राम को जीवित रख सकते हैं। और सच में अगर उनका नाम आना चाहिए था, तो वो भक्ति भाव के साथ आना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से अभी आता है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसमें आक्रोश है। बिल्कुल। नारों में आक्रोश है, जो नहीं होना चाहिए। और वो एक तरीके से अगर श्री राम खुद होते यहाँ, तो उनको खुद ये चीज़ पसंद नहीं आती। तो ये बहुत आपके ज़हन में जो चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है कि मुख्य धारा में जो सोच अभी फैली हुई है, उसके थोड़ी विपरीत हो, लेकिन ज़रूरी थी कही जानी, और ज़रूरी है जितनी बार कही जाए और लोगों को समझ में आए, शायद तभी जब बोली जाए बात। क्योंकि कई बार होता है कि आवाज़ उठाने भर की देरी होती है, तब लोग उस दिशा में सोचना शुरू करते हैं, नहीं तो पहले बस बह रहे होते हैं, जिधर धारा लेकर के जा रही होती है। तो हो सकता है। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगी, जो हमारी अभी की जो चर्चा चल रही है उसी से जुड़ी हुई है। तो वो ये है कि राजनीति पर बहुत ज़्यादा रोशनी डाली गई है। आपने सबसे ज़्यादा राजनीति पर लिखा है इस किताब में। तो इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए स्मृति जी, खास वजह है, विशेष वजह भी है। जी, बिल्कुल। जब आप टीवी चैनल खोलते हैं या अपने इर्द-गिर्द जो भी घटनाएँ आप देखते हैं, वो सारी घटनाएँ आज के परिदृश्य में, आज के दौर में सब राजनीति के इर्द-गिर्द हो चली हैं। धर्म भी राजनीति से अछूता नहीं, हुँ, आपकी मनोरंजन वाली जो फ़िल्में हैं, वो भी अछूती नहीं है, टीवी सीरियल भी राजनीति से अछूते नहीं हैं। आपके बड़े-बड़े जितने इंस्टीट्यूट हैं, वो राजनीति से अछूते नहीं हैं। हमारे समाज में हर गली-मोहल्ले में राजनीतिक चर्चाएँ हैं और राजनीतिक विचारधारा के साथ हम पनप रहे हैं, पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति पे सबसे ज़्यादा लिखना तो बनता था, और पत्रकार हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा घटनाएँ जो होती हैं, सबसे ज़्यादा जो समाचार होते हैं, वो राजनीति के इर्द-गिर्द होते हैं। तो हमारा अनुभव भी सबसे ज़्यादा उसी पर था। तो हमने सोचा कि राजनीति पर तो हम सबसे ज़्यादा परिवर्तन पर लिखेंगे। अब देश में तमाम सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, लेकिन कुछ चंद पार्टियों को जिनको हमने नज़दीक से देखा है, और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका दबदबा है, जिनका यहाँ पर कुछ लेना-देना है, तो मैंने उनके विषय में बहुत कुछ मैंने लिखा है। और सबसे पहले चूँकि सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो मैंने लिखा है। पहला तो हमने यही लिखा था कि स्थापना से 2022 तक भाजपा में कैसे बदले सिद्धांत। तो 1980 में ये पार्टी बनी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अ, अटल बिहारी वाजपेयी के समय वाली भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व भी था, राष्ट्रवाद भी था और गांधीवाद भी था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, लेकिन गांधीवाद नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ये जो सिद्धांत बदले, तो मैंने उनको महसूस किया। भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना आरएसएस के इतर नहीं की जा सकती। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पीछे आरएसएस खड़ी हो गई, और आरएसएस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी ने वीर सावरकर को अपना हीरो मान लिया है। तो हम तो बैठकर कुर्सी में कहीं न कहीं महसूस करते हैं ना कि ये जो सिद्धांत बदले हैं, ये बदले हुए सिद्धांतों को मैंने अपनी कलम के ज़रिए शब्दों पर मैंने उतारा है। और मुझे लगता है दर्शक जब इस किताब को पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं, हम किन सिद्धांतों की हम बात कर रहे हैं और क्या बदला है। जी, बिल्कुल। इसी दौर में आम आदमी पार्टी आई, तमाम सारे बहुत पुराने लोग थे, आम आदमी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। आप दिल्ली से हैं तो आप जानते ही हैं। तो राजनीतिक पाखंड जिस तरीके से है, उस राजनीतिक पाखंड की जड़ें हिलाती आम आदमी पार्टी पर भी हमने लिखा। ये आसान काम नहीं था। हमने इस बात पे मैंने प्रशंसा की कि आसान बात नहीं है। 10 सालों में एक राष्ट्रीय पार्टी बनना, 2 प्रदेशों में मुख्यमंत्री बनना, दिल्ली में कई बार रिपीट हो जाना, 162 विधायक लेके आ जाना,
10 राज्यसभा सांसद जीत जाना, ये आसान घटना राजनीति में, भारतीय राजनीति में फिलहाल नहीं थी और आज तक नहीं हुआ। तो हमने उस चीज का भी हमने जिक्र किया, और जिस तरीके से उन पर आघात हो रहे हैं वो तो जांच का विषय है क्या है। लेकिन जब हम परिवर्तनों की बात की तो इस तरीके से जो राजनीति बदली है, अब 1950 में देश स्वतंत्र हुआ था और 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, और उसके बाद जब पहला चुनाव 60 के दशक में हुआ, तो अभी तकरीबन 70 साल से ज्यादा हो गए इस देश को। और इन 70 साल में ये बड़ी घटना हमारे लिए थी कि इतनी जल्दी कोई कैसे बढ़ सकता है, कैसे विचार कैसे हो सकता है। तो राजनीतिक पाखंड की जड़ें हिलाती हुई जब आम आदमी पार्टी इतना तेजी से बढ़ी, तो हम भी उसका जिक्र करते नहीं थके, और हम रुके भी नहीं, और हमने उस बात का हमने जिक्र भी किया। कांग्रेस की भी बात हमने की, लंबे सत्ता सफर के बाद कांग्रेस क्यों बिखर गई, कौन से वो मुद्दे हैं, कौन से वो काम थे जो कुछ चूक गए, हमने उसका भी जिक्र किया। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के विषय में भी मैंने इस किताब में जिक्र किया है कि समाजवादी पार्टी में बदलाव और चुनौतियां किस तरीके की रही हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और किस तरीके से उन्होंने अपना दबदबा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, एक बड़ा प्रदेश है देश का, सबसे ज्यादा सीटें हैं और वहां पे उन्होंने कायम रखा। लेकिन फिर भी वो मौजूदा हालात में वो किस तरीके से हैं, क्या कमियां रही हैं, और किस तरीके से वो अखिलेश यादव बैकअप कर रहे हैं, उस पर भी मैंने प्रकाश डाला है। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ी बात मैंने देखी है कि राजनीति में इस समय जातिगत ठेकेदारी बढ़ रही है, और जातिगत ठेकेदारी हमारी स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति के लिए और संविधान के लिए ये कतई सही नहीं है। आप कई नेताओं को हम जब देखते हैं, वो जिस जाति के हैं उस जाति की ठेकेदारी लेकर वो मैदान में बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और राजनीति में जातिगत ठेकेदारी का प्रखर उदय पिछले कुछ समय में हुआ है। ओम प्रकाश राजभर राजभर हैं तो वो राजभर जो समुदाय है उनके वो नेता बन गए। अनुप्रिया पटेल पटेल हैं तो पटेलों के नेता बन गई। असदुद्दीन ओवैसी हैं तो मुसलमानों के नेता बन गए। तो मतलब विचारधारा हमारी राजनीति में अगर मायने नहीं रख रही है, एजेंडे मायने नहीं रख रहे, हम जाति के पीछे अगर भागने के लिए तैयार हो गए हैं, हम नागरिक नहीं, हम वोटर बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक सीरियस मुद्दा हमारे लिए है कि हम अगर नागरिक हैं तो नागरिक किसी भी पक्ष में जा सकता है, उसके ऊपर प्रभाव होगा किसी भी पार्टी का, उसके एजेंडे का, उसके मैनिफेस्टो का। लेकिन हम अगर राजनीति से उठकर हम सिर्फ वोटर बन रहे हैं, तो ये हमारे लिए स्वस्थ नहीं है, स्वच्छ नहीं है हमारी राजनीति के लिए। तो हमने इस पर भी बहुत अच्छे से मैंने प्रकाश डाला है कि नहीं, ये भी सोचने का विषय है। हमने इस पर भी प्रकाश डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयोगों पर भी मैंने प्रकाश डाला है, वो चाहे नोटबंदी को लेकर रहा हो, चाहे वो जीएसटी को लेकर रहा हो, तो चाहे धारा 370 और 35A की बात रही हो जम्मू कश्मीर, उस पर भी बात किया। लेकिन उस पे बस जिस पे हम प्रशंसा कर सकते थे प्रशंसा किया, और जिस पर उन्होंने खुद अपनी प्रशंसा नहीं की, अगर नोटबंदी पे उन्होंने प्रशंसा नहीं की अपनी, उसका कोई सेलिब्रेशन हड़ताल नहीं करते, तो हमने भी नहीं की, और हमने भी आलोचना की है, हमने भी सवाल उठाए हैं। तो इसके अलावा चंद्रशेखर रावत एक बड़े नेता हैं जो मैदान में उभर कर आ रहे हैं, हमने उनके विषय में भी जी। लिखा। तो मुझे लगता है कि तकरीबन 40% 50% के तकरीबन हमने सिर्फ राजनीति पे लिखा है इस किताब में। अलग अलग पार्टियों को लिखा है, लेकिन उन पार्टियों में क्या बदलाव रहे, क्या परिवर्तन रहे, खास तौर पर उन बातों का मैंने जिक्र किया है इसमें। और अलग अलग तमाम सारी पार्टियों को हम नहीं इंक्लूड कर पाए, चूंकि देश में तमाम सारी पार्टियां, उनका मुझे अनुभव ही नहीं। लेकिन तमाम सारी प्रमुख जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं उन पर तो हमने खास तौर पर मैंने प्रकाश डाला। चूंकि मैं पत्रकार हूं, तो मैं उन चीजों को बहुत करीब से देखता हूं, और जितना अच्छा मैं उसमें लिख सकता हूं शायद दूसरे विषय में उतना अनुभव मुझे नहीं रहा होगा। इसलिए सबसे ज्यादा स्मृति जी मैंने राजनीति। जी बिल्कुल। तो अगला सवाल जो मेरा आपसे है वो है कि आपने राजनीति के अलावा राजनीति से जुड़े हुए संदर्भ में ही बॉलीवुड की भी चर्चा की है, तो उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? नहीं, देखिए बॉलीवुड पे तो मैंने बता दिया है कि बॉलीवुड भी टॉक्सिक हो रहा है, और बॉलीवुड पे मैंने बहुत कुछ नहीं लिखा। लेकिन चूंकि
पिछले 1-2 सालों में जिस तरीके से कुछ फ़िल्मों की बड़ी चर्चा हुई और उसमें से दर्शक भी 2 धड़ों में बँटने लगे और जी। स्क्रीन के बाहर जब जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगने लगे, तो मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे कुछ बँटवारा भी हो चला है। तो बस उस बात को मैंने भी महसूस किया और महसूस किया तो हमने बस थोड़ा-सा लिखने की हिमाकत की कि भारतीय फ़िल्मों में राजनीतिक दृष्टिकोण का एजेंडा उसमें इन्फ्यूज़ हो गया और बस उसपे बहुत ज़्यादा हमने नहीं लिखा। आपको मैंने बता ही दिया था कि कुछ फ़िल्में हैं जिनको लेकर अ, लोग बँटे हुए हैं। कुछ लोग जी, बिल्कुल। कुछ फ़िल्में देख रहे हैं और कुछ लोग कुछ फ़िल्में देख रहे हैं, जो दूसरी फ़िल्में देख रहे हैं, वो दूसरी नहीं। कुछ लोगों को हिंदू-मुसलमान के एजेंडा वाली फ़िल्में, कुछ लोगों को धर्म की प्रमुखता वाली फ़िल्में पसंद आ रही हैं और कुछ लोगों को एक्चुअल में जो समाज में जो अ, पिछड़े तबकों के ऊपर जो फ़िल्में बनाई गई हैं, जिनको दबाया गया, जिनको सालों से कुचला गया, उन पर जो फ़िल्में बनी, तो वो भी मार्केट में है। लेकिन अ, बस 2 धड़ों में बँटे रहे लोग, तो हमने भी थोड़ा-सा लिखने की हिम्मत की है, ज़्यादा हमने इसमें लिखा नहीं, चूँकि उस बात का अनुभव नहीं था, लेकिन जितना मैंने आँखों देखा, बस उतना मैंने लिखा। जी, बिल्कुल। अब जितने भी आपने सवालों पर आपके सवालों के जितने भी आपने जवाब दिए हैं, वो काफ़ी विस्तार पूर्वक दिए हैं और ऊपर से काफ़ी विश्लेषण आपका काफ़ी गहरा रहा होगा और आपने काफ़ी सोच विचार किया होगा। ऐसे ही नहीं आई है ये सारी जो आपके अंदर जो आपका नज़रिया है, बहुत डेवलप होने में वक़्त लगा होगा, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। और आप एक साथ एक तरीके से 3-3 पेशे पैरेलली कर रहे हैं। तो जी। मैं ये जानना चाहूँगी कि अपनी आपकी जो ये एनर्जी है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, एनर्जी सोर्स तो सबसे बड़ा तो एनर्जी सोर्स मैं ही हूँ, चूँकि मैं उस चीज़ को एडॉप्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स मैं ही हूँ, बाकी परिवार में हमारे फादर जो हैं, उनसे भी एनर्जी कहीं न कहीं साइलेंट एनर्जी मिलती है। उसके अलावा मेरे एक भाई हैं राजेश जी वो इस समय पंजाब में रहते हैं, बिज़नेसमैन हैं। उनसे भी साइलेंट तरीके की हमें एनर्जी मिलती है। मेरी वाइफ़ से भी एनर्जी हमें मिलती है, बहुत मेरी सहायता वो करती हैं इसमें। जो भी वो कर पाती हैं जिस तरीके से। मेरी एक फ्रेंड भी हैं निकिता जी, वो भी हमें अ, साइकोलॉजिकली बहुत मोटिवेट करती हैं इस चीज़ के। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें इसमें सहयोग करते हैं और वही हमारी एनर्जी है और चूँकि अब मैं अपने आप को सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स मानता हूँ क्योंकि मैं उन चीज़ों को हंट करना चाहता हूँ, उन चीज़ों को मैं अडॉप्ट करना चाहता हूँ, मैं उनको लेना चाहता हूँ, मैं उनको समेटना चाहता हूँ। और मैं जब उनको समेटता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसपे मैं अपना नज़रिया, अपने अनुभव को इन्फ्यूज़ करके उसका मसाला लगा के, फिर दोबारा से उनको मैं शब्दों में पिरोकर इस तरीके की किताब मैं मार्केट में मैं दूसरी बार मैं लेकर आया हूँ। आई होप कि आगे भी मैं ये कंटिन्यू रखूँगा। सबका सहयोग हमारे साथ रहेगा। ख़ास तौर पर अध्ययन बुक का हमारे साथ सहयोग रहेगा और हम फिर आगे अ, फिर से आएँगे। एक बार फिर जी, लौट बिल्कुल। और आपकी किताब ऑलरेडी बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आ गई है, तो इस पर क्या महसूस हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल और किसी भी लेखक को मुझे लगता है कि बेस्ट सेलर की कैटेगरी में अगर हमारी बुक आ गई है, तो मुझे लगता है कि ये सराहना है हमारी लेखनी की और ये सराहना है मेरी फीलिंग्स की और मैं भी सर्टिफ़ाइड अपने आप में हो जाता हूँ कि मैंने जो लिखा उसको लोग पसंद कर रहे हैं। क्योंकि बेस्ट सेलर में आने का मतलब है कि लोग पसंद कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। तो मुझे तो इसमें नो डाउट मुझे बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है इस बात की कि जी, मेरी बिल्कुल। सराहना हो रही, मेरी प्रशंसा हो रही स्मृति जी। अब मुझे थोड़ी जिज्ञासा हो रही है कि आपकी 2 किताबें आ चुकी हैं और शायद दर्शकों को भी होगी और जो आगे भी ये वीडियो देखेंगे उनको भी होगी कि आगे क्या? अगला कदम, अगली किताब कुछ सोचा है, कुछ पर काम कर रहे हैं? अब अगली जो किताब है मैंने ये सोचा है कि किसी एक विषय पर मैं लिखूँगा इस बार। तमाम सारे अलग-अलग विषयों को इंक्लूड नहीं करूँगा इस बार मेरा टारगेट है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मैं राजनीति पर ही लिखूँगा, जो अगली किताब है हमारी और काफ़ी हद तक उसके विषय में मैं सोच के भी बैठा हूँ, लेकिन आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं उसको रिवील नहीं करूँगा क्योंकि कई चीज़ें ना अंतरात्मा में भी कॉपीराइट की तरह होती हैं, वो जी, चीज़ें चोरी बिल्कुल। हो जाती हैं। तो जी,
मेरे मन में तो है राजनीति पे लिखूंगा, लेकिन किसी एक विषय पे लिखूंगा, किसी एक व्यक्ति पर लिखूंगा, किसी एक पार्टी पे लिखूंगा, लेकिन मैं लिखूंगा, बहुत जल्द मैं लिखूंगा और बहुत जल्द फिर से एक नए अनुभव के साथ, एक अच्छी किताब के साथ, अच्छे शब्दों के साथ फिर से लौटेंगे आप सबके बीच में। बेशक आप संभाल कर रखिए अपने उस आइडिया को, अभी जब तक कि वो बाहर निकलने के लिए पक नहीं जाती हो, इनफ बिल्कुल। परिपक्व ना हो जाती हो। और बहुत-बहुत बधाई आपकी इस किताब के लिए। और मैं जानना चाहूँगी कि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर को दर्शक आपको कॉन्टैक्ट करना चाहें नहीं, तो मैं बिल्कुल। दर्शकों को बताना चाहूँगी जी, कि स्क्रीन पे अशोक जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, तो आप इनको अगर किताब को लेकर कुछ सुझाव या अपने विचार व्यक्त करना चाहें या कोई भी सवाल हो, तो आप इन ज़रियों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इनकी किताब अमेज़न पे उपलब्ध होगी, वो भी आप बायो में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी लिंक, तो आप वहाँ जाकर खरीद सकते हैं। और बहुत-बहुत शुक्रिया अशोक जी, हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी नई जानकारी। और सबसे बड़ी बात जो सीखने को मिली वो ये कि कोई चीज़ अगर हमारे लिए मायने रखती है, तो हमें उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। और एक और बात सीखने को मिली कि हमें अपनी बात कहने से पीछे नहीं रहना चाहिए, चाहे वो नज़रिया कितना भी मुख्य धारा से जुड़ा ना लगे या अलग लगे या लगे कि बहुत सवाल उठाए जाएँगे, लोग सहमत नहीं होंगे, पर फिर भी ज़रूरी होता है कहना, क्योंकि वो हमारे भाव हैं, हमारे विचार हैं। और उससे भी ज़्यादा एक और कि अगर आप ऐसी कोई किताब लिखने जा रहे हो, आप जिस फ़ील्ड में हैं, तो उनमें तथ्यों का सहारा हमेशा लें। बेबुनियाद बातें क्योंकि एक एक न एक वक़्त पे ख़ारिज कर दी जाती हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी जो मैंने सीखी आपसे आज के वार्तालाप में, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहुत-बहुत बहुत बधाई आपको 2 किताबों के लिए, और अगली बहुत किताबों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। अगले आगे जो भी आपका सफ़र हो बहुत अच्छा रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद स्मृति जी, जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए, प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, और आप सबके सहयोग के लिए बहुत-बहुत आभार, स्पेशली जी, आपका। बिल्कुल। जी, जी, नमस्कार, शुक्रिया। तो दर्शकों को भी मैं शुक्रिया करना चाहूँगी हमसे जुड़ने के लिए। आशा है आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी और जानने को भी। और मैं चाहूँगी कि अगर आपको किताब खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप वहाँ से जाकर के खरीद कर सकते हैं। और हमारे चैनल को आगे आने वाले बाकी प्रोग्राम्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको लगता है कि कोई और इसको देखना चाहेंगे, आपसे जुड़े हुए लोग, तो उनसे शेयर भी करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you and have a good day. Bye.